जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है अंकिता और मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाली हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी से सेकंड चैप्टर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले से चीज़ें थोड़ी सी समझ रखी होंगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। और इससे पहले आपका जो चैप्टर था वो नेशनलिज्म इन यूरोप है और ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो मैं आपको पिछले वाले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करती जाऊंगी और इस नए चैप्टर को पढ़ाना भी शुरू करती जाऊंगी। तो जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म का मतलब ही क्या होता है? राष्ट्रवाद। मतलब कि हमारे अंदर, हमारे सीने में एकदम से नेशनलिज्म की भावना जागृत हो जाती है। जैसे ही हम सुनते हैं भारत माता की जय, तो हमारे बिल्कुल दिल से निकलता है ना वो कि हाँ, हमारे देश की बात हो रही है। उसी तरीके से पहले इंडिया में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था और वो क्या कर रहे थे, हमसे फोर्सफुली काम करवा रहे थे और हमारा बुरा हाल किया हुआ था। तो उसको हटाने के लिए हम नेशनलिज्म इन इंडिया लाएंगे, सेम जैसे कि यूरोप में हुआ था नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में। तो नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो पैट्रियोटिक फीलिंग। और नेशनलिज्म चाहिए क्यों था? हम कब तक रिवोल्ट नहीं करते, कब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक कि हमें बिल्कुल ठगा सा और दबा हुआ महसूस ना हो। तो इन्होंने तो हालत ही खराब कर दी थी। अब इंट्रोडक्शन देखो, मैं इसमें ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया की क्या कंडीशन थी, उसके बाद सत्याग्रह, हमारे प्यारे गांधी जी आ जाएंगे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद के आपके टॉपिक्स हैं सत्याग्रह, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस और क्या नीड थी नेशनलिज्म की इंडिया में, और हमने वो पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट कैसे करी। आपका ये चैप्टर खत्म। 10 मार्क्स का एक पेपर आने वाला है इस चैप्टर से और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताती रहूंगी कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं शुरू करती हूँ। बेटा, आप सबने एक चीज देखी होगी, 1857 क्या हुआ था इस दिन? रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था? जो हमारे मंगल पांडे थे, एक सिपाही थे, वो बेसिकली बिलोंग तो करते थे मेरठ से, लेकिन थे वो बंगाल रेजिमेंट के। उन्होंने अपने सीनियर को मार दिया था। तो उसके बाद पूरे इंडिया में सिपाही रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। ये आपने शायद अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अब इस रिवोल्ट से ना अंग्रेजों को एक चीज समझ में आ जाती है कि भैया, अगर हिंदू और मुसलमान भारत में एक हो गए तो हमारा जीना हो जाना है मुश्किल, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करो भाई, इनको अलग करो। तो इनको अलग कैसे किया जाए? तो एक गवर्नर जनरल आता है इंडिया में जिसका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। अब ये लॉर्ड कर्जन क्या करेंगे, ये आएंगे, गवर्नर जनरल है ये मान लो है हमारा बंगाल। बंगाल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। बंगाल में वेस्ट बंगाल जो हमारे पास है वो आता था, बांग्लादेश आता था, बिहार आता था, इवन उड़ीसा तक का कुछ पार्ट इसमें आता था, बहुत बड़ा था। तो ये आते ही करते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के, अगर आपसे पूछेंगे कि रचयिता कौन है इंडिया में, तो है हमारे लॉर्ड कर्जन जी। ये क्या करेंगे, ये वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बंगाल को विभाजित कर देंगे। अब बेटा, ये विभाजित इसने ऐसे ही क्यों किया? ऐसे भी तो कर सकता था। तो बंगाल का विभाजन ये ऐसे इसने वर्टिकली क्यों किया, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं किया? बंगाल का विभाजन ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इस वाले पोर्शन में ना, एक मिनट बेटा मैं फिर से बनाती हूँ। बंगाल के इस वाले पोर्शन में रहते थे हिंदू और इस वाले पोर्शन में रहते थे मुस्लिम। तो इसने, लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। कब किया था ये? 1905 में किया था। अब भाई साहब ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। इसके बाद 1906 में आ जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। इसी में आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है
वो रोल करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी अमर सोनार बांग्ला लिखेंगे, जो कि बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो मैं आपने पहले भी पढ़ा होगा, और मुझे अगर लगेगा ज़रूरत की बतानी है तो मैं आपको बता दूंगी। आप फिलहाल ये समझ लो, स्वदेशी मूवमेंट आ जाता है इस टाइम पे। और 1906 में ही बंगाल में, मतलब कि अभी तो ये प्रेजेंट बांग्लादेश है, यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। तो बेटा ढाका में क्या होता है? ढाका में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कब होगी? ये भी 1906 में ही हो रही है ये सब चीजें। 1906 में मुस्लिम लीग होती है। कहाँ पे भाई? ढाका में। अब इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं सलीमुल्लाह खान, ठीक है, उनके घर पे ये बनता है मुस्लिम लीग। और इसको लीड जो कर रहे होते हैं वो करते हैं आगा खान। इतना आप सबको रखना है बिल्कुल अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ये चीजें बीच बीच में आपको आएंगी रिलेट करने के लिए। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि हुआ क्या क्या था हमारे साथ, कितने जुल्मों सितम सहे थे हमने। तो ये सब कहानी हो गई। अब इसके बाद 1907 में कांग्रेस के बीच में भी कांग्रेस बन गई थी आपकी। 1885 में कांग्रेस बन गई थी। एओ ह्यूम जो थे वो उसके संस्थापक थे। उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना दिया था, और उसके पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। इतना सबको क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस में ना दो तरीके के लोग थे, हर जगह होते हैं, हमारी लाइफ में भी होते हैं। एक तो शांत काम रहने वाले, और एक जिनको हर बात में दिक्कत होती है, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं उनको, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, उसने वैसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया। और कुछ होता है साडा हक एथेरक करने वाले। तो ऐसे ही दो पार्ट्स में कांग्रेस था। एक में थे लिबरल्स और एक में थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट हुए बेटा आपका साडा हक एथेरक रखने वाले, लिबरल्स हुए शांति से अरे यार कर दो ना प्लीज, दे दो ना प्लीज। और ये वाले जो लोग थे एक्सट्रीमिस्ट वाले, ये कहते थे क्यों हम उनसे भीख क्यों मांग रहे हैं अंग्रेजों से, हमारा देश है, हमारी मर्जी, हम अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, ये कौन होते हैं हमें हमारा देश देने वाले भाई। और ये कह रहे थे यार हमारी कुछ कुछ बातें मान लो ना प्लीज, हमें वोटिंग राइट्स दे दो ना, हमारे लिए स्कूल खुलवा दो, कॉलेज खुलवा दो। तो इसमें भी आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि लिबरल्स में कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में थे आपके लाल बाल और पाल। तो लाला लाजपत राय का भी इसमें रोल आएगा जब आप साइमन कमीशन के बारे में पढ़ोगे, वो एक्सट्रीमिस्ट ही थे। तो 1907 में कांग्रेस हो जाती है स्प्लिट। अब स्प्लिट जो कांग्रेस होती है तो ये कौन कौन स्प्लिट होंगे, ये देखो एक साथ मिलके इनका कांग्रेस बना हुआ था। अब ये स्प्लिट हो गए तो ये दोनों अलग हो गए 1907 में। अब इसके बाद मुस्लिम लीग बन गई है 1906 में। अब इसके बाद क्या होगा, 1916 में ना इनको पता चल जाएगा कि भाई जब हम इकट्ठा हो गए तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अलग हो गए तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये 1906 में दोबारा से इकट्ठा होंगे और कांग्रेस रीस्टैब्लिश हो जाएगी 1916 में। इसके बाद क्या होगा, अब कांग्रेस तो रीस्टैब्लिश हो ही रही है, साथ में मैंने आपको बताया था कि 1906 ढाका में एक पार्टी बन गई थी मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या करेगी बेटा, वो बोलेगी कि भाई ये तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हमें भी साथ ले चलो। तो इसमें आके मुस्लिम लीग भी मिल जाएगी। अब मुस्लिम लीग भी मिल जाते हैं किसमें, कांग्रेस में। बस ये सब आप देखोगे डिवीजन कर दिया है, पावर कर दिया है इंडिया की बहुत ही ज्यादा कम। अब चलते हैं आगे। इतना कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कहानी चलती है इंडिया में।
अब 1916 तक की कहानी मैंने आपको बता दी। अब भाई सब है सताए हुए, सब है परेशान, सबको एक सुपर हीरो की जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। और यहां पे हमारा सुपर कौन आ जाएगा? सुपर हीरो गांधी। कब आएंगे ये इंडिया? 1915 में आ जाएंगे सुपर हीरो। अब ये जो हमारे सुपर हीरो आएंगे, ये आते हीरोपंथी भी कर देंगे। अब हीरोपंथी ये कहाँ पे करते हैं, तो वो सत्याग्रह में पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बेटा वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जानो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेके आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसपे बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो, एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में 2-3 क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है, और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, क्लासेस नीचे आ रखी होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी, और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेफरल कोड हमारा होगा AC Live, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन में पूछते रहिए। ठीक है, और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914। एक एरिया था यूरोप में, जब आपने बॉल्कन्स वॉर पढ़ा होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा, मैं इसलिए बता रही हूँ, तो जब आपने बॉल्कन्स वॉर पढ़ा होगा, तो बॉल्कन्स वॉर में ना क्या हुआ था, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज थी टर्की के पास, वहां पे रूल था ऑटोमन एम्पायर का। ध्यान से सुन लो और ध्यान से लिख लो ये बातें। अब ये ऑटोमन एम्पायर ना बहुत जरूरी है, खिलाफत मूवमेंट में काम आना, इसी के चर्चे हैं हर जगह। अब ये ऑटोमन एम्पायर जो था टर्की में करता था रूल। बॉल्कन्स में ना बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको स्लाव्स बोलते थे। अब सब यूनिफाई हो रहे थे यूरोप में, सब अपना अपना बना रहे थे अलग अलग कंट्री, जैसे कि आपने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सुनी होगी,
ब्रिटेन का भी आपने यूनिफिकेशन सुना होगा, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी, उसने तो जबरदस्ती हथियार लिए थे वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को अपने अंडर, और खुद को द ग्रेट ब्रिटेन बन गए वो। तो ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, बॉल्कन्स में 11 छोटे छोटे कंट्रीज थी। अब ये छोटी छोटी कंट्रीज थी, इसमें थी बोस्निया, हर्जेगोविना और भी बहुत सारे थे, और इस पूरे को बाल्टिक रीजन या स्लाव्स रीजन बोला जाता था। तो इस टाइम पे ना, अब देखो यहां से अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊं तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ आपका है यूरोप, रशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके आपका वर्ल्ड मैप है। तो इस कहीं पार्ट में था ये बाल्टिक नेशन, मतलब कि बाल्टिक रीजन, ये वाला पार्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सारी सुप्रीम पावर है, यहाँ कहीं पे आपका यूरोप में है इंग्लैंड, वो इधर चाहेगा, रशिया इधर चाहेगा रूल, और यहाँ पे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी है, वो भी चाहेंगे हमें ये एरिया मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो सी रूट है, कहीं भी जा सकता है आदमी निकल के, और उस टाइम पे इतना एरोप्लेन और ये सब बना शुरू हुआ नहीं था, ये सब आपका होएगा रशिया में 1914 के बाद। एक बार वर्ल्ड वॉर हो जाता है तब ये सब इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे मिग फाइटर प्लेन्स और ये सब आते हैं, रशिया बनाता है पहला मिग फाइटर प्लेन। तो इस रीजन में ना बहुत ही हौच पौच थी। और यहाँ पे था ऑटोमन एम्पायर टर्की, ये थे मुस्लिम्स। ये किसी को ना यहाँ से जाने ही नहीं देते थे, कि किसी को इंडिया भी जाना है अगर, वो कहते थे मेरे रास्ते से मत जा, अपना अलग रास्ता ढूंढ। तो सब, अब भाई बाप तो बाप होता है, अब बाप को बोलोगे कि तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो, तो वो तो तुम्हें मजा चखा देगा कि बेटा घर मेरा और तुम मुझे बोल रहे कि मैं कमरे में कैसे आ गया। तो फिर अब भाई बड़े कंट्रीज कौन कौन सी थी बाप वाले नेशन से थे? एक तो हर जगह ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये 5 नेशंस थे। इन्होंने मिलके बाल्कन्स के लोगों पे कर दिया अटैक, मतलब जो भी रहते थे वहां पे, और यही मेन कॉज था वर्ल्ड वॉर 1 का। ये बाल्टिक स्टेट्स पे सब अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे कि ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, क्योंकि ये मिलते ही ट्रेड रूट और बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता। तो इसके बाद क्या होता है कि अब देखो ब्रिटेन है बाल्कन्स में 1914 से 1918-19 तक चलता है आपका वर्ल्ड वॉर 1। तो इस टाइम पे ब्रिटेन कहाँ पे भी है? यहाँ पे भी है ब्रिटेन, दोनों जगह, हर जगह छाया हुआ है, इंडिया में भी, बाल्कन्स में भी, जहां जगह मिलेगी वहां घुस जाएंगे भाई साहब। तो अब बाल्कन्स में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं वर्ल्ड वॉर, चलो लड़ाई करनी, लड़ गए, जीत भी गए। उसके बाद क्या करते हैं, ऑटोमन एम्पायर के राजा को बोलते चलो भाई खाली करो अपनी कुर्सी, हम आ गए हैं। तो ऑटोमन एम्पायर में ना एक खलीफा पोस्ट थी, वो सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर के लिए खलीफा वर्ड वो लोग यूज करते थे। वैसे एक्चुअल टर्म था कैलिफेट, लेकिन हमारी इतनी जुबान कहाँ अंग्रेजों जैसी चल पाती है, तो हम बोल देते थे खलीफा। तो हमारा खलीफा भाई साहब ये बुर्ज खलीफा वाले खलीफा नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर की सुप्रीम जो स्पिरिचुअल पावर का हेड था, ये वो वाले खलीफा है। तो ये इसको भी हटा देते हैं। कौन? ब्रिटेन। तो देख लो ब्रिटेन क्या क्या कर रहा है, मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट हो जाता है, मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। अब इंडिया में क्या करेगा, यहां से आपका ये वाला चैप्टर शुरू होता है। ये सब आपको बैकग्राउंड बताना था बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि सीधा पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो समझ में कुछ आएगा नहीं कि अरे ये ब्रिटेन कहां से आ गया, ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। अब बढ़ाती हूँ कहानी में थोड़ी सी आगे। अब बेटा वर्ल्ड वॉर 1 इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आपके 2014 के पेपर में आया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट था। पहला, भाई लड़ाई लड़ोगे, हथियार चाहिए, हथियार के बिना तो युद्ध नहीं लड़ सकते, तो सबसे ज्यादा पैसे खर्च होंगे, एक्सपेंस होगा किस पे? आर्मी पे।
फिर क्या चाहिए, आर्मी पे एक्सपेंस होगा, आर्म्स भी चाहिए, नहीं तो लड़ोगे कैसे बिना हथियार के, सिर्फ आदमी चले गए तो। उसके बाद अब सबके पास तो पैसे नहीं होते, कुछ कंट्रीज ऐसे भी थी जो कि उधार लेके लड़ाई लड़ने आ गई, तो भैया क्या ले लोगे तुम, टैक्स ले लोगे, लोन ले लोगे। बेटा कुछ भी हो जाए धरती पे, पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास है। तो अब देखना, ये तो कंट्री ले रही है ये सब, आर्मी उनको चाहिए, ठीक है, लोन उनको बढ़ाना है, टैक्स उन्हें चाहिए, ये सब चल रहा है। इसके बाद एक चीज और होती है, आपने रिक्रूटमेंट तो आजकल बहुत इम्पॉसिबल चल रहा है, जैसे कि कोविड का टाइम पीरियड है, अभी किसी को नौकरी नहीं है, सब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई इस टाइम पे लोगों को मिल रही थी रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट कैसी थी, ये थी फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब क्या, आर्मी में नौकरी मिल रही थी, हाँ जी बिल्कुल आर्मी में नौकरी मिल रही थी, लेकिन जबरदस्ती। किसान को उठाया, बोला चल भाई बंदूक पकड़, लड़ने पहुंच, नहीं पहुंचा तो खेत भी छीनेंगे और बेकार तो कराएंगे ही कराएंगे तेरे से, या तो लड़ ले या तो यहां मर ले, नहीं तो बॉर्डर पे मर ले जाके। ये काम था किनका भाई, अंग्रेजों का। ये सब चल रहे थे, ये सब कॉज थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हालत थी इंडिया की। तो इससे क्या होगा, आम आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आम आदमी परेशान होगा तो वो आवाज उठाएगा। और इसी टाइम पे 1921 के बीच में इन्फ्लुएंजा हो जाता है, एक बीमारी है इन्फ्लुएंजा हो जाता है, उसमें लगभग 10 मिलियन लोग मर जाते हैं। अब बताओ 10 लाख लोग भी मर गए तो कितनी बुरी हालत है। तो ये सब चल रहा है, तो इस टाइम पे कुछ और हो नहीं रहा। अब हमें जरूरत है सत्याग्रह की। अब हम करना, अब बेटा जब तक किसी को कोई दबाएगा नहीं ना, तब तक वो आवाज उठाएगा नहीं। तो देखना कितना दबा रहे हैं जबरदस्ती के, हमें एक तो आर्मी में पैसे डलवा रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, टैक्स बढ़ा दे रहे हैं। एक तो जबरदस्ती ओपीएम उगवाते थे हमसे, इंडिगो उगवाते थे, कैश क्रॉप्स उगवाते थे, पैसे कोई दे नहीं रहा, काम कराए जा रहे हैं, और ऊपर से मरने और भेज देते थे कि चल भाई मर भी जा जाके हमारे लिए। और ये सब कौन करे भाई, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का ही रूल था, वहीं के गवर्नर जनरल थे, ऐसे ऐसे कानून निकाल देते थे लोगों को परेशान करने के लिए। अब भाई सब थे बहुत ज्यादा परेशान, तो अब सत्याग्रह आएगा। और सत्याग्रह कौन लाएगा, अब भाई बाबा लाएंगे क्रांति। तो अब ये बाबा कौन थे, ये थे हमारे M.K. गांधी। अब मोहनदास करमचंद गांधी जो थे बेटा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1915 में जनवरी 1915 में इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया तो आते आते भाई ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं इंडिया, ये इससे पहले कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। महात्मा गांधी इंडिया आने से पहले अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में थे तो क्या कर रहे थे वहां पे, वहां पे ना, वहां भी अंग्रेज थे भाई, हर जगह अंग्रेज थे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे वहां पे, रेसिज्म कर रहे थे। रेसिज्म क्या होता है बेटा, काले और गोरे का भेदभाव कर रहे थे। तो अब गांधी जी के भी साथ कर दिया आपने, कहानी शुरू हो गई, या पिक्चर देखी होगी महात्मा गांधी वाली, कभी टाइम हो अगर आपके पास तो पबजी खेलने से, तो आपने देखी होगी वो मूवी। उसमें क्या करते हैं, गांधी जी को ना ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं काला बोल के। हालांकि उन्होंने टिकट के पैसे दिए थे, फर्स्ट क्लास एसी में चलने वाले, बट फिर भी उनको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब भाई इतने बड़े लॉयर को ऐसे उठा के कैसे फेंक देगा, कोई नहीं फेंक सकता ना। तो भाई ये वहां पे ये सत्याग्रह करते हैं, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन, मास एजिटेशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो। पूरे सत्याग्रह पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में होना ही यही है, और गांधी जी चाहते ही यही थे, मास एजिटेशन। मास मतलब ग्रुप, और एजिटेशन मतलब आंदोलन, मतलब कि बहुत बड़े तादाद में लोगों का इकट्ठा होना। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं है इनके पास, बस सत्य है इनके पास, और ये अपनी डिमांड करते हैं। तो साउथ अफ्रीका से जो है रेसिज्म हट जाता है। तो अब
तुम एक नॉर्मल आदमी हो, अचानक से क्लास में तुम गए और तुम्हारे साथ एक लड़का होता है या एक लड़की होती है, कोई भी हो सकता है क्लास में, जो सबको बुली करते हैं, और अचानक से तुमने उसकी कर दी पिटाई। तुमने पिटाई कर दी, तुम जो भी उससे पिट रहे थे उस लड़का या लड़की से, उसके हीरो बन गए। अब उसके हीरो बन गए तो जहाँ भी जो भी परेशान करेगा वो चाहेगा कि तुम ही उसे जाके बचाओ। तो सेम गांधी जी हमारे बन जाएंगे हीरो। अब ये देखो, हीरो यहाँ से कमाल करके आ रहा है साउथ अफ्रीका से, कहाँ इंडिया आ जा रहा है। कब आ जा रहा है भाई? 15 जनवरी 1915 में आ जा रहा है इंडिया। अब आते ही गांधी जी क्या करेंगे? सत्याग्रह कर देंगे। बेटा आपको संधि विच्छेद आता है? सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सत्य मतलब क्या होता है? ट्रुथ, और आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। अब बेटा देखो, ट्रुथ के लिए, सच के लिए सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी चीज सही है, हमें हमें हमारे अकॉर्डिंग चलने दो। तो इसकी अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, बिना किसी को मारे पीटे नुकसान बुझाए, तो कुछ गलत है? गलत नहीं कर रहा। तो यही इनका जो है, यही इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। और अहिंसा परमो धर्म, ये गांधी जी का कहा हुआ है। तो इतना आप सबको क्लियर है? अब चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। अब गांधी जी आते हैं, एकदम हीरो के फॉर्म में एंट्री होती है उनकी। आते ही भाई साहब पहुंच जाते हैं चंपारण। चंपारण कहाँ है भैया? हमारा बिहार में। कब पहुंचते हैं? तो आते 1915 में आए, 1916 में पहुंच गए। 1916 में पहुंचे, वहां के लोगों से मिले। अब वहां पे लोग कौन थे? वही सताए हुए गरीब मजदूर किसान। उनसे मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि सत्याग्रह करो और सत्य की राह पे चलो, और जो वो कह रहे हैं वो मत करो, अंग्रेजों को फॉलो मत करो। और सत्याग्रह का मीनिंग ही यही है कि ट्रुथ की राह पे चलना है और विदाउट नॉन वायलेंस खुद को सही रख के जीतना है। अब जाते हैं, उसके बाद एक और जगह है खेड़ा। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि आते ही कहाँ कहाँ जाके सत्याग्रह करा था। और अहमदाबाद। खेड़ा में कौन है? खेड़ा में है पीजेंट्स। और अहमदाबाद में जो थे, अहमदाबाद में थे आपके मिल वर्कर्स। अब खेड़ा जाते हैं ये 1917 में, अहमदाबाद जाते हैं 1918 में। लेकिन दोनों है कहाँ पे? खेड़ा और अहमदाबाद गुजरात में। और गांधी जी खुद भी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो गुजरात से। तो पीजेंट्स को, यहाँ पे पीजेंट्स के साथ वही किया जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, ओवरवर्क कराया जा रहा होता है। और प्लेग भी यहाँ पे इस टाइम पे हो जाता है। कहाँ पे? तो खेड़ा में प्लेग हो रहा है, लोग काम करे जा रहे हैं फालतू में। तो उसके लिए गांधी जी क्या करेंगे कि इनको बोल देंगे कोई टैक्स और रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मिल वर्कर्स हैं। मिल वर्कर्स कहाँ के हैं? तो हम अहमदाबाद के। ये भी गए, ये भी परेशान है। इनसे जबरदस्ती कुछ भी बनवा ले रहे हैं इनकी फैक्ट्री में, जो ये नहीं भी बनाना चाह रहे, और औने पौने दाम दे देते हैं। तुमने मेहनत करी, एक कोलाज बनाया तुमने, वो मास्टरपीस है, बहुत जबरदस्त है वो। तो बेटा ये जो मिल वर्कर्स थे ना, इनको सही कॉस्ट नहीं मिल रहा था इनके काम का। कुछ भी, मतलब कि कोई भी दाम दे रहा था। आपने मेहनत करी है, कोई सामान बनाया, आपको लगता है कि ये 100 रुपए का बिकना चाहिए, आपको कोई बंदूक की नोक दिखाता है और बोलता है 5 रुपए में दे रहा है तो दे, वरना जा। तो आप अब ये देखो इनके साथ क्या हो रहा है। इतनी तो इनकी कॉस्ट भी नहीं निकल रही थी, तो इसकी वजह से ये भी कर देते हैं क्या? रिवोल्ट। ये भी नहीं भरते रेवेन्यू, ये भी पैसे नहीं देंगे अंग्रेजों को, और ना ही पीजेंट्स देंगे। और ये करवाएगा कौन? तो ये करवाएंगे हमारे गांधी जी। तो सत्याग्रह तक मैंने आज आपको टॉपिक खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रॉलेट एक्ट क्या था वो बताऊंगी।
तो ये वाला टॉपिक आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। और लाइक वाला बटन क्लिक हो जाना चाहिए, शेयर ना हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, टीचर हूँ तुम्हारी। थैंक यू सो मच।